दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। कुछ दिनों व्यस्त होने के कारण ताजा विषयों पर मैं आपके साथ बात नहीं कर पाया और कुछ विषय हाथ से छूट भी गए थे। उनमें से एक विषय है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री तथा एनसीपी के राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा है। IL&FS कंपनी, जो इसे IL&FS के नाम से भी जाना जाता है, उसी के रिलेशन के कारण जयंत पाटिल की इंक्वायरी ईडी द्वारा की गई। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी को ठीक से समझ लेना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह की इंक्वायरी अजीत पवार की हो रही है, जिस तरह की इंक्वायरी अन्य लोगों की हो रही है ईडी द्वारा, उस तरह की ये इंक्वायरी नहीं है। मतलब शुगर फैक्ट्री या कोई कंपनी, ये वाला मामला इसमें नहीं है। IL&FS एक ऐसी कंपनी थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वित्त देना, मतलब फाइनेंस करना, और साथ ही साथ उन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को खड़ा करना, इसमें काम करती थी। मैं आपको बता दूं कि IL&FS में बहुत सारे बड़े बड़े लोग काम कर चुके हैं। यहां तक कि मीडिया सेक्टर में आज जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कई IL&FS के कर्मचारी रह चुके हैं। न सिर्फ कर्मचारी, बल्कि वरिष्ठतम पद पर भी IL&FS के बहुत सारे लोगों ने काम किया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जिनके साथ मेरी बात हुई है, वो है पूर्व संपादक जिन्होंने G24 तास और IBN लोकमत के लिए भी काम किया था, वो उदय निरगुड़कर। उदय निरगुड़कर भी IL&FS के एजुकेशन वाले मामले में काम करते थे। बड़े ऊंचे पद पर, CEO के पद पर भी वो काम करते थे। इन सब अच्छे लोगों ने IL&FS को इसलिए छोड़ दिया, ये उन्हीं का कहना है, मेरा दावा नहीं है, कि IL&FS के मामलों में बड़े झोल उनको दिखाई दिए। अब IL&FS क्या काम करता था? देश में, महाराष्ट्र में इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स खड़े करता था। अगर आपकी स्मृति ठीक हो, मतलब पूछना पड़ता है, माफ कीजिएगा, मैं आपके स्मृति के ऊपर शंका उपस्थित नहीं कर रहा हूं। राज ठाकरे की भी ईडी द्वारा इंक्वायरी की गई थी, जांच की गई थी, और ये जो राज ठाकरे वाला मामला है, ये इंफ्रा के संबंधित ही था और IL&FS कंपनी का ही था, उससे ही जुड़ा हुआ था। मतलब IL&FS का आज चल रहा है मामला, ऐसे नहीं है। 7 लोग, IL&FS के 7 लोग आज जेल की सलाखों के पीछे है। कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया है और कुछ दम तोड़ने की लाइन में है। 7 लोगों को आज तक जेल के बाहर आने का मौका नहीं मिला है। यह है IL&FS का काम। तो इसी IL&FS के काम में होता क्या था कि जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अब बड़े बड़े पैसे वाले लोग तो हमारे यहां कोई सामान्य आदमी नहीं होता है, वो असामान्य आदमी ही होता है। मतलब पैसे उन्हीं के पास होते हैं जिनके पास सत्ता होती है। कई IAS ऑफिसर, कई IPS ऑफिसर, राजनेता, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर या दलाली करने वाले बड़े बड़े लोग, मतलब बड़ी बड़ी दलाली करने वाले बड़े बड़े लोग, इनके पास जो पैसा पड़ा हुआ होता है, इनको कहीं ना कहीं तो पार्क करना होता है। मतलब जैसे अपने पास गाड़ी होती है और उसे पार्क करने के लिए जगह नहीं होती है, तो एक पार्किंग स्टैंड अलॉट किया जाता है जहां पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। बड़े बड़े शहरों में होता है ना पार्किंग एरिया। उसी तरह से बड़े बड़े लोगों के पास पड़ा हुआ पैसा रास्ते पर तो नहीं फेंक सकते, तो उसे पार्क करना होता है। अब ये नए नए कुछ शब्द आ रहे हैं। मतलब आजकल में ईडी जितनी एक्टिव हो गई है, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब पैसे को साफ करना, एक शब्द हमें मालूम हो गया है। अब पैसे को पार्क किया जाता है। इनके पास जो फंड होता है, इसको पार्क किया जाता है, रख दिया जाता है एक कंपनी में, और उसी कंपनी द्वारा इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। ना कि सिर्फ खड़े करना काम है, इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स भी चलाना भी एक काम है। याद कीजिए, इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में कर्जा लेते वक्त बड़ी लंबी मुदत का लेना पड़ता है। मतलब अगर सड़क तैयार करनी है, तो सड़क तैयार करने का समय भी बहुत बड़ा होता है। समय तो बड़ा होता ही है, लेकिन सड़क के टोल से जो पैसा आता है वो भी लंबे समय तक आता रहता है।
मतलब रिकवरी भी आस्ते आस्ते होती है, लेकिन स्टडी होती है, मिलती ही है। तो इस इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में जितने साल प्रोजेक्ट चलता है उतने साल तक पैसों की जरूरत होती है। अब ये बड़ा आसान सा मामला हो जाता है कि कई साल तक लगने वाले पैसों को ये कंपनी ले लेती है, अपने प्रोजेक्ट्स में लगा देती है, और इन्हीं लोगों को किसी ना किसी बहाने, कभी कंसल्टेंसी के बहाने, कभी और किसी बहाने, या कभी उनकी सर्विस लेने के बहाने, ये पैसा उन्हीं को वापस दिया जाता है। देश के कई अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी सर्विस से 5 साल की लीव ले लेते हैं या रिटायरमेंट ले लेते हैं, और जो कंपनी में IL&FS जैसे कंपनियों में जो पैसे डालते हैं वहीं से पैसे वो वापस कमाने लगते हैं। मतलब ये बड़ी लंबी प्रोसीजर है, पैसा वाइड भी हो जाता है, और यहां कहीं भी गड़बड़ ना हो इसलिए सीए लोगों की एक फौज तैयार की जाती है, और यही फौज इन सारे मामलों को लीगलाइज करके ले जाती है। तब ऐसी जो इंफ्रा की फाइनेंस करने वाली, प्रोजेक्ट्स खड़ा करने वाली और चलाने वाली, तीनों बातें हैं। मतलब ना कि सिर्फ इंफ्रा को फाइनेंस करना, इंफ्रा के फाइनेंस के बाद उसको उस प्रोजेक्ट को खड़ा करना, सिर्फ खड़ा करना भी नहीं, उसको चलाना भी। तो लंबे समय तक पैसे को अच्छा किया जा सकता है, वाइट किया जा सकता है। तो इन्हीं में बहुत सारे लोग पैसे डालते रहते हैं। अब जयंत पाटिल के पास यह मामला क्यों पहुंचता है? जयंत पाटिल के पास यह मामला इसलिए पहुंचता है कि जयंत पाटिल के करीबी लोग, अब यह करीबी की व्याख्या बदल गई है। कैसे, किसको करीबी माना जाए? क्या रिश्तेदारों को करीबी माना जाए? क्या काम करने वालों को करीबी माना जाए? बिल्कुल नहीं। जो पैसे के लेन देन में हमेशा होते हैं वो बहुत करीबी होते हैं आजकल। तो ऐसे करीबी लोगों के बैंक ट्रांजैक्शन जो IL&FS के साथ हुए हैं, उन्हीं बैंक ट्रांजैक्शन को समझने के लिए, उन्हीं को उनसे जानने के लिए ईडी के द्वारा जयंत पाटिल की इंक्वायरी की गई है। मतलब जयंत पाटिल गुनहगार है ऐसा ईडी नहीं कह रही है, बस पूछ रही है कि भैया बता दो कि ये जो पैसे वाले ट्रांजैक्शन है ये क्या है। क्योंकि पिछले दिनों जयंत पाटिल राज्य के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ना कि जयंत पाटिल सिर्फ इरिगेशन मिनिस्टर रहे थे, वित्त मंत्री भी रहे थे, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसी जयंत पाटिल की इंक्वायरी हो रही है। अब बात आती है जयंत पाटिल के इंक्वायरी के बाद एनसीपी में क्या हो रहा है। क्या एनसीपी के नेता जयंत पाटिल के पीछे खड़े हैं? क्या शरद पवार जयंत पाटिल के पीछे खड़े हैं? क्या अजीत पवार को इस इंक्वायरी से कोई ताल्लुक है? मतलब जिसकी खुद की ईडी की इंक्वायरी चल रही है वो अजीत पवार जयंत पाटिल को फोन नहीं करते हैं, लेकिन सुप्रिया सुळे उनकी वकालत करते थकते नहीं थकती। मुझे तो ये बात लग रही है कि कहीं ना कहीं एनसीपी को जयंत पाटिल के ऊपर हुए इस इंक्वायरी के दौर का फायदा ही उठाना है। कैरेक्टर असैसिनेशन एक राजनीति में ऐसी चीज होती है जिसको ठीक ढंग से देखा जाए तो एक व्यक्ति के कैरेक्टर को खत्म करके उसको राजनीति से थोड़ी देर के लिए अलग किया जा सकता है। मैं इस वाक्य को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अलग किया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री का कारवा गुजरता है उस वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोका जाता है, प्रधानमंत्री का कारवा गुजर जाता है और फिर ट्रैफिक खुली की जाती है। हेतु क्या होता है? ट्रैफिक को रोकने का मकसद नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री का कारवा सीधे निकल जाए, यह मकसद होता है। वैसे ही जयंत पाटिल के राजनीतिक करियर को थोड़ा सा ब्रेक लगाकर उनकी ट्रैफिक को रोककर किसका कारवा आगे बढ़ने वाला है, जब इसका उत्तर आपको मिल जाएगा तो एनसीपी जयंत पाटिल के साथ क्या करने वाली है यह आपको समझ में आ जाएगा। बाकी विस्तार से मेरे मराठी चैनल पर भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।